यार कुछ भी नहीं, यहाँ उठो चले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ पता नहीं, घबराहट सी हो रही है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार यहाँ पर आए हो। जहाँ इतनी देर बैठ के वहाँ थोड़ी देर और बैठ जा, कौन सी क़यामत आ जानी है। घी तो है और भी बाहर तो आ जाए और फिर चलते हैं इकट्ठे। मेरी बात सुनकर इसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह को लगाई, लेकिन अगला मंजर देखते ही वो दूसरा पाउंड हल्के से नीचे उतार न सका। आज माँ जबीन के कोठे पर इस लड़की की बोली लग रही थी जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत व नमूस की हिफाजत की थी। सब तमाशाइयों की निगाहें आने वाली लड़की पे थी जिसका एक बाजू माजबीन ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इसने इसके घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत इसके चेहरे से यहाँ थी, सब लोग इसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। इसके गिर्द लिपटा दुपट्टा माजबीन ने झटके से खींचकर दूर फेंका। इसने बेबस नजरों से इस जलाल सिफ्त औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसे मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। से जमीन पर गिर रहे थे, मगर माजिबीन ने अपनी उंगलियां इसके बाजू में बोस कर दी। शुरू करें, बोली। इसकी मकरूह आवाज गूंजी। 2 लाख एक खरीदार की आवाज, 5 लाख, 7 लाख लोग बढ़ चढ़ के इसकी कीमत लगा रहे थे। मैं अक्सरियत इन सियासी हर शख्सियात की थी जो शराफत को झोला पहनकर बाकियों की नजरों में डोल जोंक रहे थे। इसके वजूद पर लरजती तार होगी। इसने सख्ती से आंखें मीच ली। नहीं अल्लाह पाक, नहीं, इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर मुझे मौत दे दें। मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे इज्जत की मौत दे दें। इन बेड़ियों से बचा लें मुझे, मैं ये सब नहीं कि सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला न छोड़ें। आप तो शेरक से भी ज्यादा करीब हैं। मेरी इज्जत की हिफाजत करें, मुझे यहाँ से बचा लें। आंसू इसकी आंखों से निकल कर कारपेट में जज्ब हो रहे थे। इसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहाँ बैठे तमाम इज्जतदार लोग इस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ रहे थे, लेकिन वो साग बैठा इसकी लरजती हाथों की पश्च करते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि इसने कभी किसी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। इसके सर्कल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की इनमें कुछ और था। उस सबसे मुनफरिद थी। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या रखे है यहाँ, ये बिला वजह मुंह उठाकर आगे। हाँ तुम लोग। अहमद ने जब इससे हर चीज से गाफिल सामने खड़ी लड़की को देखते हुए पाया तो फौरन इसकी कुछ देर पहले वाले अल्फाज वापस लौटाए, मगर इसके वजूद में अहमद की बात सुनने के बाद भी कोई हरकत पैदा नहीं हुई। 10 लाख एक और तमाशाई की आवाज आई। माजबीन की बांछें खिल गई। इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसे सबसे बेखबर वो जब तक इसको देख रहा था। माजबीन ने चारों तरफ देखकर गिनती शुरू की। 10 लाख एक, अल्लाह जी प्लीज बचा ले, ये जालिम मेरे साथ ना हो, जुल्म ना होने दे। आंखें बंद की अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख दो, इसकी सांसें मदम होगी। नहीं अल्लाह नहीं, प्लीज नहीं। 50 लाख। सारे मजमे की खामोशी के इस शख्स की सर्द आवाज ने तोड़ा। इसने झटके से आंखें खोलकर आवाज की समझ देखा। इसके दोस्त समेत सारे मजमे को सांप सूख गए। माजिबिन की आंखें फटी की फटी की, वो भी इसको टिकटी बांधे देख रहा था। तो पागल हो गया है कि अब 50 लाख में लड़की खरीदी का? 50 लाख में अंकल तुझे 1 सेकंड में घर से निकाल देंगे। कोई अक्ल से काम ले। अहमद की बात सबसे पहले होश आई, लेकिन वो इसकी बात से सुनवाई करता चेक निकाल कर रकम लिखने लगा। ओके भाई, कौन सी मुसीबत गले डलवाने लगा है तू? तुमने क्या करने हैं इसका? हम यहाँ इसलिए नहीं आए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू नॉट। 10 चेक पर 50 लाख की रकम लिखकर अहमद का सर बाकी घूम गया, मगर इससे एक बार भी सामने खड़ी लड़की को देखा। वो चेक पर साइन कर दिए। यार एक बार ठंडे दिमाग से सोचे, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। असल भी आहिस्ता से आहिस्ता कमरे से बाहर आए। वो इन सबको नजरअंदाज करते हुए एक ड्रास की कैफियत में उठा और लड़की के सामने जा खड़े हुए। इसे करीब आता देखकर माजबीन गिरफ्त खुद बहुत ढीली पड़ गई। उसने झटके से इसे चिपकी माजबीन के मुंह पर दे मारा। इसका वाकई दिमाग खराब हो गया था। मैं यहाँ इसलिए थोड़ी लाया था कि मैं इसे इकट्ठे 50 लाख एक बार ही इसके मुंह पर दे मारे। अहमद की पसीने छूट रहे। तुझे हील आग लगी हुई थी इसको यहाँ लाने की। अब एक आना नहीं देगी ये औरत हमें। शारक का ख्याल भी इससे कम न था। अहमद तो रोक इसे, अंकल को जानता है ना, इसके साथ साथ वो हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो किसी तरह से इसे रोक ले। असल ने अहमद के गले में गिल्टी बार बार उभर रही थी। माजबीन अब भी यकीनी से कभी चेक को तो कभी सामने खड़े लड़कों को देख रही थी। आज तक किसी ने 50 लाख कीमत नहीं बढ़ी थी। वो इसकी आंखों में देखता हुआ थोड़ा नीचे पीछे हटा, झुक जमीन पर पड़ा दुपट्टा उठाकर वापस सामने खड़ी लड़की के सर पर डाल दिया। अब की बार अदन को भी झटका लगा। वो तवाइफ के कोठे पर खड़ी लड़की के सर पर चादर डालने वाला पहले मर्द था। वहां आने वाले मर्दों में वो वाहिद शख्स था जिसकी आंखों में इसे होश नजर नहीं आई थी। क्या इसकी दुआएं कबूल हो गई थी? क्या वाकई इसे खुदा ने बेअसरार नहीं छोड़ा था? इसने आरती से अदन का हाथ थामा और इसे लिए कोठे के दहलीज पार कर गया। वह बेजान गुड़िया की तरह के साथ घसीटती हुई चलेगी।
सब लोग आंखें फाड़े मुंह खोले इससे जाता देख रही थी। यार प्लीज ऐसा मत कर, देख मेरी बात सुन। तू कहता है तो मैं अभी माजीबी से बात कर लेता हूँ, अंकल को बंग भी नहीं पड़ेगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे यहाँ इसलिए थोड़ा लाया था कि तू एक बार ही अहमद दौड़ते हुए इसके पीछे आया। मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके सुर्ख आंखों और सर्द आवाज से एक बार तो अहमद भी डाल के उल्टे कदम पीछे हट गया। इसने फ्रंट डोर खोलकर अदन को अंदर बैठाने के शहर के और एकदम होश में आई। कहाँ लेके जा रहे हो? तो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, खामोशी से गाड़ी में बैठो। खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, कहते साथ ही इसने झटके से इसे फ्रंट सीट पर टचक दिया। ड्राइविंग करते हुए भीजे हुए होंठों और स्टीयरिंग पर सख्त गिरफ्त इसके अंदर उठने वाले तूफान का पता दे रही थी। वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी मुसलसल आयतुल कुर्सी के बात कर रही थी। तुम कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ड्राइविंग करते हुए इसने सिर्फ एक नज़र रहम की भीख मांगती इस लड़की पर डाली। इसकी सख्त नज़रों के बाद वो दोबारा अदन में सारे रास्ते से मुहातब करने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी खूबसूरत से इलाके में बने एक फ्लैट के सामने रुकी और मेरे साथ। वो फ्लैट के लॉक खोलते हुए अदन ने अब तक गाड़ी का दरवाज़ा थामे करते, अंदर आओ। नहीं, मैं नहीं आना। वो रोते हुए सन्नफी में हिला रही थी। वो कैसे इसका एतबार करती, वो भी तो एक मर्द था ना, और अब इससे पता नहीं कहाँ लेके जाया था। दुनिया पर इससे एतबार बहुत पहले उठ चुका था। एक बार का कहा समझ नहीं आता क्या? नहीं, मैंने नहीं आना, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, अंदर आओ अब। वो कामती हुई अच्छी तरह दुपट्टा लिपट कर दरवाजे में आ खड़ी हुई। इस घर में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है, अब तुम्हें यहाँ रहने हो। दरवाजे में से मैं बाहर से ला करके जा रहा हूँ, कोई भी आए तो हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलना, गलती से भी इंटरकॉम ना उठाना, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। और एक के बाद एक बम इसके सर पर फोड़ रहा था। क्या क्या मतलब आपका? कौन है यहाँ? क्यों छोड़ कर जा रहे हैं मुझे यहाँ? देखिए आप जो कोई भी हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरी मत डालें। इसने बदहवासी से एक नज़र इस फिनिश्ड फ्लैट को तो फिर सामने बैठे शख्स को देखा, जो कोई नहीं हो। मैं दाइम तलाल नाम है मेरा, और अब आपको यही रहना है। बाहर की दुनिया तो देख ही चुकी हैं, इसलिए जो कह रहा हूँ इस पर अमल करें। यहाँ बिल्कुल महफूज है, घर में हर चीज़ मौजूद है, कोई तंगी नहीं होगी। वैसे तो यहाँ पर कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी नहीं है। इसने दरवाजे में मुंह खोले साख्त खड़ी अदन के पास आकर कहा, आपका नेम अदन? बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़े। मैं मिस अदन। वो इसे रास्ते से हटाकर दरवाज़ा बाहर से ला करता हुआ चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। वो कितनी ही देर हाली अजीज कैफियत के साथ वहीं बैठी रही। सिर्फ एक कमरे में मदम सी लाइट जल रही थी। रात का पिछला पैर गुजर रहा था। वो वहीं खौफजदा अंदाज में सर उठाकर इधर उधर देख रही थी। अचानक कोई हौला सामने वाले कमरे में मंदार हुआ। बेसाता चीख हल्के से बरामद हुई। जोरदार कतार रोते हुए वो इधर उधर देख रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत मजबूर करती उठी, दुपट्टा दलक कर करने पार कर इर्द गिर्द कोई नहीं था। वो लड़ती कदमों से सामने वाले कमरे की जाने बढ़ी। सोफे पास से गुजरते हुए अचानक दुपट्टा सोफे के कॉर्नर में फंस गया। बजाय पीछे मुड़कर देखने के वो दुपट्टा वहीं छोड़कर दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया, स्विच बोर्ड पर लगे सारे बटन ऑन कर दी। कमरा एकदम रोशन में नहा गया। खिड़कियों पर दिलबर्स पर्दे गिरे हुए थे। दरवाजे को डबल लॉक लगाकर भी खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था। इसी तरह कमरे के वस में रखे बेड पर डल गई। याला ये मैं कहाँ छोड़कर चला गया वो मुझे? कैसे रहूँगी मैं यहाँ? अगर कोई इधर आ गया तो आपने वहाँ भी मेरी हिफाजत की, मुझे बेहरियत वाफियत वहाँ से निकाला, यहाँ भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा। पता नहीं और कितना भटकना लिखा है मेरी किस्मत है, मुझे इस बदर के दुख से बचा लें। अगर आपने इस इंसान की शक्ल में मेरे लिए मसीहा भेजा है तो इसके दिल में खौफ खुदा कभी ख़त्म ना होने देना अल्लाह। वो घुटनों के गिर्द बाजू लिपटे और इनमें चेहरा छुपाए रोते हुए अल्लाह से मुखातिब थी। 50 लाख। फिर से वही आवाज़ कानों में गूंजी। इसका सर्द अंदाज याद आने पर एक बार फिर वो पूरे जिस्म में लर्ज़ गई। कितनी मजबूती से इस कलाई थामी और इसकी कलाई थामे खोटे से बाहर आया था। कलाई पर उंगलियों के सुर्ख निशान अब भी मौजूद थे। अगर वो अच्छा इंसान नहीं, फिर वहाँ क्यों मौजूद था? 50 लाख कोई ऐसी तो नहीं देता था, नहीं क्यों दिए इसने इतने पैसे? वो अब भी यही सोच रही थी। पहले इज्जत के लिए चले जाने के खौफ से रातों को नींद नहीं आती थी, अब हर तरफ सटान देखकर वहशत हो रही थी। कभी कभार सड़क पर से किसी ट्रैफिक के गुजरने की आवाज़ आती, लम्हे भर के बाद फिर से वही खामोशी छा जाती। सुनसान सी जगह का खौफ हर शे पर गालिब था। इस फ्लैट पर छोड़कर वो बिलावजह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। ज़हन इस वक्त कुछ भी सोचने की कासर था। रात गहरी हो रही थी, सड़कों पर ट्रैफिक ब्राइन नाम थी। वो कहीं कहीं किलोमीटर आगे जाता
फिर वहीं से यू टर्न लेकर वापस आ जाता। ना जाने इन चंद घंटों में कितनी बार फ्लैट के आगे से गुजरा था, अब तक कितनी ही सड़कों पर वो घूम चुका था। बेसुकूनी हर पर बढ़ रही थी। थक हार कर इसने सर स्टैंडिंग पर रख दिया। सर दर्द से फटा जा रहा था। भला हर रात के 3 बजे इसने गाड़ी घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। घर पहुंचकर गाड़ी से निकलने के बाद इसने चढ़ती सी नजर इधर डाली। हाल की सारी लाइटें ऑन थी। जल्द ही इसकी वजह भी सामने आ गई। नेहा, समिया, हाला, सारम और मम्मी सब के बोलने पर वो हंसने की आवाजें आ रही थी। हाय दाइम, नेहा ने दूर से ही देखकर हाथ हिलाया। वो इन सब पर बगैर कोई नजर डाले सीधा सीढ़ियों को जाने बढ़ गया। दाइम दाइम, इसे क्या हुआ? मम्मी की आवाज पर कान धरे बगैर वो अपने कमरे में चले गया। नेहा, जाकर देखो क्या हुआ है इसे। नेहा को तो जैसे इजाजत मिलने की देर थी। तीर की तरह सीने की तरफ लपकी, हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोला और दोनों हाथों से सान थामे बेड पर चढ़ लेटे हुआ था। कैसे हो? वह बेड के साथ आकर खड़ी हूँ। ठीक खैरियत है? इस तरह उठ के क्यों चले आए? मैं वहाँ बैठा ही कब था? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या होना है? सर में दर्द हो रहा है। क्या मैं दबा दूँ? फिलहाल तो मेरा सर दर्द तुम हो। प्लीज लीव मी अलोन। जाओ यहाँ से। तुम तो मुझे जाने का कह रहे हो। अब दीवानों से मुखातब होने से तो रहा। जाहिर है तुम्हें ही कह रहा हूँ, यानी कि तुम कहना चाहते हो मैं आंदा यहाँ पर ना आओ। आने की दावत तो खैर मैंने तुम्हें अब भी नहीं दी। प्लीज गो फ्रॉम हेयर। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करने की पोजीशन में नहीं हूँ। वो पेट चढ़कर सारा गुस्सा दरवाजे पर निकालती हुई कमरे से बाहर निकली। इसने जोर से कमरे पर हाथ रखकर दबाया हुआ साइड पर टेबल के दराज से एक स्लीपिंग पेल निकाल कर पानी के साथ निकल ली। एकदम कमरे में घटन बढ़ सी गई। इसने फौरन उठकर सारी खिड़कियां खोल दी और खुद टेरेस की जानब का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। रिंग पर झुक कर गहरे गहरे सांस ले रहा था। खुद को कंपोज किए नीचे लाइन में हर तरफ होगा आलम। सारे पूरे पौधे और दरख्त सघन खड़े थे, जैसे कायनात में हर तरफ सुकून छा गया हो। बस एक वही था जिसे किसी पल चैन नसीब नहीं था। बेचैनी हंस गुड़ते लहमगे के साथ बढ़ती जा रही थी। इसने डिंग पर खुनियां रखकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरी आती मौजन की आवाज ने कायनात पर छाया सुकून तोड़ा। बंद आंखों का एकदम खुली। क्यों किया मैंने ऐसे? क्या हो गया था मुझे इन लम्हों में? क्यों खुद पर इख्तियार खत्म हो गया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौजन कलमात दोहरा रहा था। वहाँ पर तो सैकड़ों लड़कियां रोज आती हैं जाती हैं, वहाँ रोजाना बेचती जाती हैं। मेरा कौन सा रिश्ता था इससे? फिर क्यों बचा लिया इसको? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बगैर सोचे समझे 50 लाख मुंह पर मार आया। क्यों इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई मेरे से? इसने आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। एक बार फिर आंसू से भरी आंखें और लरसते हाथों इसकी आंखें इसके सामने आ रही थी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अजान के कलमात का असर था या कुछ? एक आंसू आंख से निकलकर हल्की बड़ी हुई शेफ में जज्ब हो गया। अपनी कैफियत खुद भी समझ नहीं आ रही थी। खय्यल सला कमरे की तरफ वापस मुड़ा। छोटी सी शीशी में से दूसरी गोली भी निकाल कर पानी के साथ गुजार ली। हय्यल फला, हय्यल फला। दुखते सर के साथ बेड पर गिर गया। असला तो खैर मिनन नौम, असला तो खैर मिनन नौम। 2 गोलियां खाने के बाद आंखों के सामने धुंधलाना छाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक अजीब सी कैफियत अजान की तायर कर दी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। वर्षा झटक कर उठा। वाशरूम बेसन पर झुक कर पानी के छूटे मारे। फिर एक ट्रांस की कैफियत में वजू किया। आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी? शायद बहुत साल पहले। हाँ, इंटर का आखिरी साल था, जब इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर सख्ती से तमाम लड़कों को कॉलेज के साथ मुहल्का मस्जिद में जाकर ज़ोहर की नमाज पढ़ाया करते थे। वो आज कितने सालों बाद वो दोबारा इसी रब के सामने सर झुकाए जा रहा था। ये बिल्कुल नाशौरी अमर था। जाए नमाज मिलना तो नामुमकिन था। पहले मोबाइल से किबला रुख देखा, फिर अलमारी से एक साफ शाल निकाल कर जमीन पर बिछाई। नींद बांधते हुए इतने आंसू आंखों से कहाँ से जमा हो रहे थे वो समझने से कासर था। जबान दरज रही थी। रुकू में जाते हुए इसके आंसू पाँव पर गिर रहे थे। वो रोना नहीं चाहता था, मगर आंसू खुद बहुत अमर रहे थे। आखिरी सजदा करते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। एक सुकून सा था जो रग व जान में सराइत कर गया। दिल पर पड़ा हर बोझ उतर गया। नमाज के बाद दुआ मांगने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं शाल पर ही बेखबर सो गया। दोबारा आंख दिन के 12 बजे खुली। और नो, वो फौरन से खड़ी देखते हुए वॉशरूम की तरफ जाना पड़ा। मम्मी जल्दी से नाश्ता लगवा दे। आधे घंटे बाद वो ब्लैक टू पीस में तरीके से बाल जमाए बिल्कुल फर्श से सीढ़ियाँ उतर रहा था। अब तो लंच का टाइम होने वाला है, कुछ देर ठहर जाओ। नहीं अब आप नाश्ते ही लगवाए, मुझे ऑफिस जाने हैं। ऑलरेडी इतनी लेट हो चुका हूँ। क्यों, रात कहाँ है सारी? जितनी रात से आंखें खुली, देर से आंख खुली, अब बोलने वाली नहीं थी। तुमसे मतलब मुस्तकबिल में तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही वाबस्ते हैं। इसकी बात पर बेहतर मदम सी हंसी दाएं के होंठों पर बिखर गई। वैसे कब तक यहाँ पड़ाव डालने का इरादा है? तुमसे मतलब मेरी खाला का घर है, जब तक मर्जी हो
मुस्तकबिल में तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही वाबस्ते हैं। नेहा ने गौर से इसे देखा। आज पहली बारी शौकी गायब थी। आज रहने दो ऑफिस जाने को, इतने अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बाहर चलते हैं। नेवर, ऑफिस से ऑफ नहीं कर सकता, डैडी ने सख्ती से कहा हुआ है। हाँ, जैसे आज तक तुम डैडी की हर बात मानते आई हो। जाहिर है जिस दिन अपना मनवाने वाली बात मिलेगी तब इसकी भी मान करूँगा। फिलहाल तो डैडी ही की मानता हूँ। नेहा का दिल सिकुड़ कर फैला। तो अब तक तुम्हें मिली ही नहीं अपना मनवाने वाली। इसने बेचैनी से पल बदलते हुए पूछा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। आप जो कोई भी हैं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरी में मत डालें। नेहा की बात पर सोचा करो एकदम किसी और जाना मुड़ गया था। लम्हे के हजारों हिस्सों में वो खुद शांत हो गया। मुझे इसका ख्याल इस वक्त क्यों आ गया? वो फौरन खुद पर काबू पाते उठ खड़ा हुआ। मम्मी मैं जा रहा हूँ। रुको तो सही, आजमी को कह आई हूँ मैं नाश्ता क्या करके जाना नहीं, ऑफिस में कर लूंगा। वो खुद से उलझता हुआ बाहर निकला। नेहा की बेचैनी नजरों ने दूर तक किसका पीछे किया। वो घर जहाँ हर दम रौनक लगी रहती थी अब वहाँ खामोशियों ने डेरे डाल दिए थे। हर कोई दूसरे से नजरें चौराए करता। एक और सूरज निकल आया। भाभियाँ अपने कामों में निमट रही थी। बाबा सहन में बिछी चरपाई पे लेटे आसमान को तक रही थी। आंखों में नमी बता रही थी वो क्या सोचते हैं। अम्मा अब आप भी हर आहट पर अदन का गुमान होता। सारा दिन कमरे में बैठी इनके कपड़े किताबों तस्वीरों को गले से लगाकर रोती रहती। मेरी बच्ची अल्लाह जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। वह बार बार अदन की तस्वीर को चूम रही थी। अम्मा अगर आपकी यही हालत रही तो बाकी सबको कौन संभालेगा? अब्दुल्ला भाई ने बात की है ना अपने दोस्त से? इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी अदन हमारे पास होगी। अब उठे बाहर आए। भाभी अम्मा को बाजू से पकड़ बाहर लाए। तभी गेट के बाहर किसी गाड़ी के टायर चढ़ाने के बाद आई। बाबा ने आंखों में आई नीवी साफ करते हुए सामने से आते शख्स को देखकर नवाब आलम के माथे पर शुक्रियाओं की जाल बिखर गया। अस्सलाम वालेकुम नवाब आलम साहब, क्या लेने आए हो? यहाँ लेने तो बहुत पहले आया था, अब तो कुछ देने आए हो। अंदर तो आने दें, क्या यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लेनी है? आए मैं खुद ही आपको लेकर चलता हूँ, कहीं मेरे आने की खुशी में ही बेहोश ही न हो जाए। वो उनके कदम पर हाथ रख अंदर आया। नवाब आलम ने सख्ती से इसका हाथ झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वो प्यार लेने को इनके आगे झुका। वर अम्मा ने मुंह दूसरी तरफ फैली। कमाल है भाई, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते। वो खुद ही जाकर बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठ गए। वैसे नवाब साहब घर आए मेहमान को चाय पानी पिलाने का कोई रिवाज नहीं आपके यहाँ? भाभी अच्छी सी चाय बना कर लाएं, बगैर चीनी की। इतने देर से मिठाई खा खा कर तो वैसे ही शुगर हो गई है। भाभी बजाय किचन में जाने के गार बढ़कर वही अम्मा के पास बैठ के। और कैसी तबीयत है आपकी ताईजान, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? आप लोगों ने आपस में कोई सलाह मशवरा किया हुआ है कि घर आने वाले से बारी बारी एक ही सवाल पूछना? खैर मैं तो तैयार जान के पास अफसोस करने आए हूँ। आना तो अम्मा भी चाहती थी पर मैंने सोचा पहले मुझे जाकर सूरत हाल मालूम कर देनी चाहिए। हर दुख दर्द भी अपना ही के काम आते हैं। अम्मा और बाबा ने रोज कर ऐसे देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सच में दिल ही दुख हुआ ताया जान। मैंने सुना आपकी दफ्तर नेक अख्तर घर से भागी हैं चची। क्या फायदा ऐसी औलाद का? इससे बेहतर था वो पैदा होते ही मर चुकी होती। कम अज कम से कम इतनी कालम तो मुंह पर ना लगती। बकवास बंद करो अपनी, छानबीन कर नहीं करवाई आपने? आखिर किसके साथ भागी? मैं कहता हूँ अपनी बकवास यहीं बंद करो, दफा हो जाओ मेरे घर से। मगर वो बजाय दफा होने के टांग पर टांग रखकर तकिए के साथ टेक लगाकर पहले से ज्यादा आरामदेह पोजीशन में आ गया। आपने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? ऐसे मामले में तो हमारी पुलिस भी बड़ी दिलचस्पी लेती है, कोई ना कोई सुराग तो मिल ही गई। बल्कि मैं तो कहते हूँ बार में इश्तिहार देते थे कि चौधरी नवाब आलम की इकलौती दफ्तर ने कहतर किसी आवारा लड़की के साथ रात के अंधेरे में घर से भागी है। अगर किसी को सही सलामत मिल जाए तो बराए मेहरबानी नवाब साहब के घर पहुंचा दें और नवाब आलम की बेटी के साथ साथ दामाद को भी खुले दिल से वेलकम करेंगे। आखिर को बहुत ब्राइट माइंड हैं आप ना। कहें कैसा लगा? अम्मा को भाभी ने फौरन सहारा दिया। नवाब आलम इसकी बात सुनकर वहीं पड़ी चरपाई पर गिर गया। हर कितना ही सह सकते एक बाप की जिसकी जवान बेटी इतने दिन से घर से गायब हो? कैसे कर सकता है वो लोगों का मुंह बंद? इनकी रही सिरी हिम्मत भी जाप दी। अरे नहीं नहीं, अभी से बेहोश नहीं होना आपने, फिर मैं अफसोस कर किस के पास करूंगा। ताईजान आप भी जरा संभालें अपने आप को। फिर क्या हुआ ना, अगर जवान बेटी कुछ दिनों से गायब है? आ जाएगी, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? वह बड़ी कमीनी मुस्कुराहट नश्तर चला रहा था। भाभी चाय बहुत मजेदार बनाई है आपने, ईमान से मजा आ गया। क्या आप भी नन ने कुछ नहीं बताया? मुझे तो पता चला था आप दोनों बड़ी अच्छी सुखियां हैं। इतने में ही घर का बैरूनी गेट खुला हुआ। अब्दुल्ला की नजर अचानक उठी। घर के सामने कार खड़ी थी। सुबह सुबह कौन आ गया? वो आगे बढ़ने ही लगा था, कदम जमीन पर जगह। गाड़ी का नंबर तो मुझे नहीं मालूम मगर हाँ वो ग्रे कलर की करोला है और इस शख्स के चेहरे पर मार्क्स होता था। हमने कभी इसकी शक्ल नहीं देखी। इसकी रगों में खून उबलने लगा। घर में वो शख्स मौजूद था जिसने इसकी इज्जत पर हाथ डाला। इसके कदमों में बरकी सी दौड़ गई। सामने चारपाई पर बाबा सदर पड़े थे। फातिमा अम्मा की हाथ सुला रही थी और दूसरी चारपाई पर शाहाना अंदाज में बैठे शख्स को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने
کھولتا پانی اس کے سر پر ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ آؤ، تمہاری ہی انتظار تھا مجھے۔ اب تایا جان تو بل ہی ڈر گئے۔ واقعی بچہ افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتے ہیں۔ کمینے ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ بڑے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ واہ، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے، لگتا ہے ابھی تک اکڑ اتارنا نہیں گیا۔ بکواس بند کر، انتن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کے گربان پکڑی۔ اماں نے لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا وہ اس طرح کی حرکتیں۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان لگام دے، صرف اتنا بتا بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگی ہے۔ میں نے کہا بکواس نہیں، صرف اتنا بتا کہاں ہے وہ؟ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے کی ہے، تو ہی اس کا پیچھے کرتا تھا۔ سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہی کاٹ دوں گا۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہوگی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا؟ اس بات پر سن کر عبداللہ نے گرفت ڈھیل پڑی۔ اماں کو سکتہ ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تو نے اسے کڈنیپ کیا، مجھے بتا ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابو ہوا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار کہہ لگایا، کیا کر لوگے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے تو نہ؟ چلو میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، پر جانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں اس کے پیچھے کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا گاڑی کا کلر گرے تھا۔ میرے خیال میں پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کارز ہیں، اور جس گاڑی کے بارے میں تم آج کل انفارمیشن گیس کر رہے ہو اس کی تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے میں پر رنگ آ کر گزر گا۔ بابا تو اپنی سدبد ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ عدن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نہ؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے شادی بھی ہو جائے چکی ہو، بھول جاؤ اس کو۔ بہن ہے وہ تو چودھری عبداللہ کی، اس پر ایک آنچ بھی نہ آئی نا تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارا جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکی کسی اور کو دینا۔ جہانگیر عالم ان گدڑوں ویکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گربان چھڑایا اور سر جھکائے بیٹھے آدم کے پاس رکھ کھڑا۔ اب تو یقین آ گیا نا نواب عالم، جہانگیر دوستی نبھائیں نہ نبھائیں دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر، عبداللہ نے اس کے سر پر پسٹل تان دی۔ آخر بار پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتاؤ ورنہ ٹانگوں پر چل کر واپس نہیں جا سکا۔ نہیں عبداللہ نہیں۔ اماں کی چیخ پر وہ کی جواب میں توجہ ہے، جو دڑم سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب چل دیا۔ بابا کے ذہن آہستہ آہستہ ماضی پر چھانے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق سے ختم کر دیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پر آتے جاتے، اتنے سلام کرنے لگا۔ کچھ بھی تھا وہ بھائی تھے ان کے۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سرد مہری نہ برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ان سے ہمیشہ مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو ان سے سخت بیعت تھا، اس لیے امیر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، دونوں کی اولادیں اپنے اپنے باپ پر کی تھی۔ جہاں حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہاں میر عالم کی اولادیں بالکل اپنے باپ جیسی نافرمان، آوارہ اور گھٹیا مشاغل کی دلدار تھی۔ نہ بچوں نے کبھی تمیز مانگی اور نہ ہی پروین چاچی نے دینا منع سمجھا تھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کی بات تھی، میر عالم اور جہانگیر گاؤں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ رات وہ نواب عالم کے ہاں ہی مردانے میں ٹھہرے۔ میر عالم تو وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر جہانگیر تائی کو سلام کرنے کے غرض سے گھر کی طرف آ گیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ کسی کی کھلکھلانے کی آواز کانے میں ٹکی۔ وہ سامنے جھولے میں بیٹھی بھابھی سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد آج وہ اس گھر میں آیا تھا، سو فوری طور پر اس نے نہ پہچان سکا، مگر اس کے نین و نقش میں تائی کی مشابہت واضح تھی۔ وہ وہیں دروازے سے پلٹ آیا۔ گھر جا کر اس نے باپ سے عدن کے لیے بات کی۔ میر عالم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر بیٹی کی ضد کے آگے ان کی نہ چلی۔ نتیجتاً بیوی کو لے کر واویلا کرنے کے باوجود چند دنوں بعد وہ پھر سے نواب عالم کے سامنے تھی۔ ان کی آمد کے مقصد سن کر کچھ دیر کے لیے نواب عالم بالکل خاموش ہو گئے۔ بھائی جان، ہماری تو جیسی تیسی گزر گئی، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے بچے ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ دیکھو میر عالم، یہ ناممکن ہے۔ بچے ابھی بڑے ہو چکے ہیں، میں ان کی مرضی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے بھائی ہو، سو بار آؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بچوں کی زندگی فیصلے میں یوں ان کی مرضی کے جانے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر بھائی جان، آپ ایک بار اچھی طرح سے سوچ لیں، میری خواہش ہے زندگی کے آخری دنوں میں اب ہم اکٹھے ہو جائیں۔ وہ نواب عالم کو بغیر کچھ کہنے کے موقع دیے اٹھ کر چلے گئے۔ گھر آ کر بابا نے ماما سے بات کی۔ آج میر عالم آیا تھا میرے پاس، خیر تھی؟ جہانگیر کے لیے عدن کا رشتہ کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اماں بابا کو کیا کہا آپ نے؟ دبل لفظوں میں اسے منع کر دیا، مگر اس نے کہا کہ ایک بار پھر سے سوچ لیں۔ ہائے ہائے، اس منہ سے آ گیا! وہ ذرا شرم نہ آئی؟ بھائی کے گھر کا ہی لحاظ کر لیتا،
بھول گیا کیا کیوں اس گاؤں سے نکالا گیا، جیسا خود ہی ویسے آگے سے اولاد۔ نہ میں کہتی ہوں ایسی کون سی برائی ہے جو اس کولے کے منہ والے میں کہ شرم کہیں گی، کسی منہ سے میری پھولوں جیسی بچی کا رشتہ اس گدے کے لیے لینے آ گیا۔ در در کی ہاک چھان کر آبے بائی کی یاد آ گئی، بھول گیا وہ کس طرح سب تھو تھو کر کے اسے باہر نکالا تھا، مگر مجھے تو ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اسی وقت آپ نے اس کے منہ پر ماری تھی، نہ کہیں میں کمینی بشو ہم باز آئے تمہاری ان رشتہ داریوں سے۔ ہر رشتے دن وہ تو بے شرم کسی نہ کسی کو ساتھ لے آ کر گاڑی میں جھولے دے رہا ہوتا تھا۔ شادی بھی کروا لی ان سے، شادی کروانے کو تایا کا گھر ہی نظر آیا اماں کو تو سنتے ہی پتنگے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی معصوم بچی کو اس جہنم میں نہیں جھونکوں گی۔ تمہیں کون سا رشتہ پکا کر آیا ہوں، جب دوبارہ آئے گا تو صاف صاف منع کر دوں گا۔ نہ تو اب پروین کی ناک نہیں کٹے گی، بھاپا کھٹی نہ ہو تو۔ اماں کو تو اب تک ہول اٹھ رہے تھے۔ بابا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عدن جو کمرے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی، بابا کی جاتی اماں کے پاس ہے۔ اماں آپ چاہیں تو مجھے چولہے میں جھونک دیں، میں مر جاؤں گی پر اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ مرے تمہاری دشمن کیوں اول فول بک رہی ہو، وہ تجھے کون بھیج رہا ہے وہاں پر؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں تو اس کی کہہ کر گئی تھی کبھی منہ نہیں کروں گی۔ طرف کیسے بھیج دیا شوہر کو راستہ لینے، خود داتی ایک بار گنجی کے بغیر جانے نہیں دینا تھا میں نے اسے۔ آئی بڑی، مجھے تو اس میر عالم کا آنا پہلے دن سے کھٹک رہا تھا، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس کو تو وہ خیال نہیں آئی آتے ہوئے اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، بندہ بھائی کی بیٹیوں کو ہی اپنا سمجھے، پر اس نے تو آج بھائی کو بھی بھائی نہ سمجھا، بھائی کی اولاد کو کیا سمجھے گا۔ آتا ذرا ایک بار میرے سامنے سارے کرتوت کھول کر رکھ دیتی۔ دل تو کر رہا ہے اس پرین کو جا کے ایسا گھماؤں جو اس کے سر پر 2 بار رہتے ہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اماں تو جلال میں آ کی تھی، باوجود پریشانی کے ان کی باتوں پر عدن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ چپکے سے وہاں سے گھسک گئی۔ ہفتے بعد جب میر عالم جواب لینے آئے تو بابا نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ ضبط کی گونج برتا واپس ہو لیا۔ گھر جا کر جیسے ہی میر عالم نے نواب عالم کے جواب دیا، جہاں چچی نے سکون کی سانس بھری وہیں جہانگیر کو آگ لگی۔ کیوں، ان کی بیٹی کے لیے آسمان سے شہزادے اتریں گے کیا؟ جنہیں میرے میں برائی نظر آ رہی لگی ہیں۔ ابا آپ کو تو بات کرنی ہی نہیں آتی، سیدھا سیدھا جا کر کہتے کہ اس دن بارات کے لے کر آئیں گے، پھر دیکھتا کس کی ہمت تھی آگے بولنے کی۔ ارے چھوڑ، مٹی ڈال، ان پر تیری لیے لڑکیوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، پر تجھے ہی پتہ نہیں کون سے سرحاب کے پور نظر آ گئے ہیں اس چڑیل میں۔ اماں اپنے پتر کے لیے میں خود چاند سی دلہن لاؤں گی۔ بس اماں اب تو دیکھتی جا، میں کروں گا کیا؟ اب تو وہ بدنامی نہیں بھولے گا جو گاؤں سے نکلتے وقت ہمارے حصے میں آئی تھی۔ سارا کیا دڑا آپ کے بھائی کا ہے ابا، اس سے شروع سے ہی ہمارے سے بیر ہے۔ آخری فیصلہ تو انہی کا تھا نا، وہ نہ چاہتے تو کسی کی ہمت تھی ہمیں گاؤں سے نکالنے کی، مگر میں نے پھر بھی آپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ میں نے پہل کی ہر چیز ٹھیک کرنے میں، لیکن اب آپ کے بھائی نے برسوں جھڑی آگ میں جو تیل ڈالا ہے نا، اب اس گھر کی تباہی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ دیکھتا ہوں میں کون آتا ہے اس عدن کو ہی بہانے۔ کیا مطلب تمہارا، کیا کرنے والے ہو تم؟ جب کروں گا نا تو پتہ چل جائے گا۔ پتہ، وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نواب ہاؤس میں رات کے اس وقت سب صحن میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ جب جہانگیر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا تو نگاتا ہوا ان کے سر پر آ کھڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نواب عالم نے فوراً گرجے۔ اچھا تو یہ بدتمیزی ہے تو کیا تھا جو آج شام یہاں پر ہوا؟ ایسے میں کون سے سرحاب کے پور لگے ہیں ان میں جو تم لوگ سارے جہاں کی برائیاں مجھ میں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے پاس کھڑی عدن کو دیکھ کر چپاتے ہو کہا، زبان سنبھال کر بات کرو اپنی، تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ نواب عالم نے اماں اور عدن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اماں کے پیچھے کھڑی عدن بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ نہ اچھائی کون سی ہے تمہارے اندر جو میرے گھر میں آ کے بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ میری بیٹی کے من میں ایک لفظ بھی کہا تو یہ ڈونگے جیسا منہ مار کر نیلا و نیل کر دوں گی۔ اماں کا تو اسے دیکھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ بابا نے سخت نظر سے اماں کو دیکھا، وہ جہانگیر کو گھورتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ایک بات یاد رکھنا نواب عالم، مجھے تو اب تک وہ سب نہیں بھولتا جو تم نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اب جو تمہارا ہوا ہے وہ تو ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ رکھو سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کو، دیکھتا ہوں میں کس کی ہمت ہے اس دروازے پر بارات لانے کی۔ تم لوگوں کو گڑگڑا کر مجھ سے معافی نہ مانگنی پڑی تو میرا نام بھی جہانگیر عالم نہیں ہے۔ دکھا دی اپنی اوقات، اگر اب تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہے تو اپنا منہ اٹھاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ نے انگوٹھیاں بیچ کر کہا، اوہ دوسری بات جہانگیر، دوستی نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ اور ایک کہرآلودہ نظر کمرے کی جانب ڈالتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ نیہا اور حالہ 3 دن ڈیرے ڈالنے کے بعد واپس چلی گئی۔ وہ گھر میں بھی غائب دماغ رہتا، آفس آ کر بھی اپنے سوچوں میں ہی الجھا رہتا۔ گھر میں اس کی روٹین میں تبدیلی سب سے پہلے طلال ہی نوٹ کرتے تھے، مگر انہیں تو آج کل گھر آنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔
मम्मी तो इसको ऑफिस भेजकर बिल्कुल ही मुतमिन हो गई थी, जैसे ऑफिस आकर वो हर चीज़ ही भूल जाएगा। और ये सोच सच भी था, इसने सब कुछ छोड़ दिया था। अहमद, अरसल, शारा के कॉल्स, मैसेज वो पहले इग्नोर करता, फिर आखिरकार इसने हर तलक ही तोड़ दिया। दोस्त, क्लब, बार्स, हर चीज़ से ही वो मुड़ चुका था, मगर सुकून फिर भी ना था। सारा दिन वो एक ही नुक्ते पर सोचता रहा, आखिर क्या करना है मैंने, इसका क्यों नहीं आया, कब तक रख सकता हूँ इसको फ्लैट पर। अगर डैडी को पता चल गया, लेकिन इन्हें तो आजकल अपना होश नहीं, मेरी खबरगिरी कहाँ से करवाएंगे। मी आई कम अन सर, सोचूं कि तसस्सुर का मेजर की आवाज़ में, और यस सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फाइल दे दें, आज इसे फाइनल करें। जी क्या करना है सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फाइल दे दें, आज इसे फाइल करने हैं तो कर लेना आप। मगर सर फाइल आपके पास है, मेरे पास कहाँ से आई सर, आपने कहा था मैं चेक करके साइन करूँगा। ओह शिट, सॉरी, मैं इसे देख कर नहीं पाया, आप खुद चेक कर लें, जहाँ साइन चाहिए मैं कर दूँगा। सर आप ठीक हैं? यस ऑफ कोर्स, आप फाइल चेक करके ले आएँ। इनके जाने के बाद इसने फिर से सर चेयर के साथ टेक लगा कर बंद कर दी। तभी अली ने ऑफिस में एंट्री दी। पता नहीं वो इस जगह पर पहुंच कैसे गई, क्या हुआ होगा इसके साथ। उफ, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ हल निकालूं इसके। वो दबे कदम चलता इसके पास खड़ा हुआ, हर फिक्र इसकी वाजियत तौर पर सुनते। किसका बेटा, मुझे पता तेरे हर मसले का हल मेरे पास है। कान के पास उभरने वाली आवाज़ सुनकर वह स्प्रिंग की तरह उछला। तुम कभी इंसानियत के दायरे में न आना। मसला क्या है देखकर, अगर कोई बिजनेस का मसला है तो डैडी से बात कर, घर का मसला है तो मम्मी से, हाँ अगर किसी लड़की का मसला है तो तेरे भाई हाजिर है, बता मेरे लायक क्या खिदमत है। शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर ये क्या था, कहाँ फंस गया मैं क्या हल निकालूं इसका। इस बात पर दाइम ने बेहतर शुक्र किया, पहले जुमला इस तक नहीं पहुंचा था। बस बिजनेस ही की टेंशन है बेटा, बिजनेस की तो तुझे अलफ बे भी नहीं पता। ऑफिस तो आता ही तो सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए है, घर के मामले में कोई दिलचस्पी वैसी नहीं है। फिर ये एक ही मसला बचता है, कोई मुझे क्यों कुछ नहीं पता, मेरा बिजनेस है, हर कल को मैं भी मुझे ही संभालना है। और आज भी इसने बेतासर लहजे में कहते हुए लैपटॉप ऑन किया। दाइम बोलो, एक हफ्ते से नोट कर रहा हूँ तुम अपसेट हो, बात है यार, कोई तो मसला है तो मुझे बताओ। नहीं यार, मुझे क्या होने है, कहा तो है बस बिजनेस की टेंशन। दी दाइम को मैं जानता था, वो तो आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब तो बच्चा माशाल्लाह पूरे एक वक्त का नमाजी है। डैडी की उंगली पकड़ कर ऑफिस आते हैं, नाक की सीधी में गड़ जाते हैं तो है ना। अली के इस तजर्बे पर वो बेहतर हंस पड़ा। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गन लेते हैं, कहीं कोई इश्क माशूकी वाला मामला तो नहीं हो गया। मुझे इश्क फरमाने के अलावा भी बहुत सी काम है। मसलन क्या, मसलन ऑफिस आकर काम करने के बजाय तेरे जैसे निकम्मे इंसान के साथ सर खपाना और वगैरह वगैरह। वैसे तो मुझे यकीन है तेरे साथ किसी ने अपने नसीब नहीं फोड़ने। फिर भी पता कौन है वो परी बेगत जिसने दाइम तलाल को अपना गर्विदा बना कर लिया। इसकी बात पर दाइम के ध्यान एक बार फिर भटक गया। पता नहीं क्या कर रही होगी वो, ठीक भी होगी या नहीं। वहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं दी इसकी। लड़कियां तो वैसे ही इतनी डरपोक होती हैं, मैं कैसे रह रही होगी। ओह हेलो, कहीं तो वो भी तो नया पाकिस्तान बनाने के बारे में नहीं सोच रहा। तेरी इत्तला के लिए अर्जी, हमारे लिए इमरान खान ही बहुत है। नादर हैला से बाहर निकला। आज पेट भरा हुआ है क्या, जो आते ही टटर शुरू कर दी है। अल्लाह तेरे जैसा दोस्त हर किसी को दे, मैं आया ही इसलिए था। चल उठ के ही बाइस चढ़कर लंच करते हैं। नो नो नो, जब तक ये फाइल कंप्लीट नहीं होती मैंने हिलना भी नहीं है यहाँ से, यानी कि मैं अकेला ही चला जाऊँ। ऑफ कोर्स, बस साबित हो गया तू एक नंबर का डीठ और खड़ूस इंसान है। आज के बाद मैं हरगिज़ तेरे पास नहीं आना। खबरदार जब मुझे फ़ोन करके बुलाया, तुझे तो ये फाइल ज़्यादा अजीज है ना। तू मर, इधर ही मैं जा रहा हूँ। ये धमकी एक हफ्ते में तीसरी बार अली से देखे अली की जानब से मिली थी। वो बगैर इस पर कान धरे लैपटॉप पर मसरूफ रहा, मगर सोचूंगा दौर अब भी किसी और के गिर्द उलझी हुई थी। आज आज बहुत दिनों बाद दलाल अहमद नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। नाश्ते के साथ साथ बार बार गुज़श्ता रोज होने वाली मुखालिफिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहे थे। ऑफिस कैसा रहा दाइम, इन्होंने खामोशी से नाश्ता करते हुए दाइम को बहादुर। दाइम, जी डैडी, आपने कुछ कहा, मैंने पूछा ऑफिस कैसा रहा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या प्रोग्रेस है। मेरे ख्याल में तो A1 है, बाकी प्रोग्रेस आप खुद देखिएगा आकर। हाँ चक्कर लगाता हूँ मैं, आज काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत से काम पेंडिंग है, आज कुछ मसरूफियात कम है, लगे हाथों एक दो और काम भी निपटा लेता हूँ। कि ज़रूरत कितने परसेंट चांसेस है जीतने के, इस बार तो जीत हमारी होगी। मालफिन का हाल तो तुम देख ही चुके हो, इस बार हुकूमत बदल जाएगी, पब्लिक सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा चाहिए। ऑलरेडी हमारे साथ डेस्क ग्रेड, फिर तो आपकी सेठ ही
सीट पक्की है। आजकल मीडिया बहुत आज़ाद हो चुका है, छोटी सी बात का भी इशू बन जाता है, हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। तुम ऐसा करो, ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दो, जितनी भी अहम फाइल्स हैं और जो जो प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर हैं उस सब की फाइल्स बैंक में रखवा दो। खुद भी एहतियात बरतो, बगैर किसी सिक्योरिटी के हरगिज बाहर मत निकलना। इन दोनों मुखालिफिन सबसे ज़्यादा बिजनेस और फैमिली को ही नुकसान पहुँचाते हैं। ऑफिस में कैश बिल्कुल ना रखना, कुछ बैंक में जमा करवाओ, बाकी सारा घर में रखो। तो तनाज़ात बढ़ चुके हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके डैड, बल्कि तुम मैनेजर से कहो आज ही सारी फाइल इकट्ठी करे, सिर्फ सॉफ्ट का पेलर आपके पास रखो। मैं एक दो काम निपटा लूँ, फिर लगाता हूँ चक्कर। और किसी भी पार्टी के बंदे को ऑफिस में घुसने नहीं देना, अरबों की मालियत का नुकसान है वहाँ। आजकल ये लोग बहुत अच्छी हरकतें पर उतर आए हैं। सो वीवियर, ठीक है, फिर मैं अभी निकलता हूँ, आपके आने तक सब कुछ क्रिएट कर देता हूँ। हाँ ज़रूर, मैं भी 12 बजे तक आऊँगा, तब तक सब कुछ हैंडल करो। वह सर हिलाता हुआ चेन उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। इन इलेक्शंस की वजह से तो मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जब से जल्दी से हो जाए तो जान छुट्टी, घर में रह कर बोर हो गई हूँ। तलाक की हिदायतों की वजह से सारा भी बगैर ज़रूरत बाहर नहीं निकलती थी। बस कुछ तो दिन रह गए हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग ये कोई आंच आए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं एहतियात बरती है। सारम ने तो गलती कर ली है, पाकिस्तान आके सारा दिन घर में बोर होता रहता है। हाँ, बस कुछ दिनों तक सारम की सीट भी कंफर्म करवाता हूँ, इसकी भी स्टडी के हज होगा। वैसे दाइम को ऑफिस भेजने का ख्याल बहुत ज़बरदस्त है, इसे ऑफिस में दिलचस्पी रहता देखकर अब मैं भी पुरसुकून हो गया हूँ। अलबली ज़रूरी है मगर गैर ज़िम्मेदार नहीं। हाँ, अब तो वो ऑफिस और घर के दरमियान इन चक्कर बना हुआ है, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। अच्छा है इसका यही शेड्यूल रहे। सारा ने भी इनकी हामी हाँ लाई। कुछ देर तक वो इसके साथ घरेलू मामला डिस्कस करती रही। जनी आज थोड़ा सा फ्री हूँ, एक बार अपार्टमेंट का जायजा ले लूँ, फिर ऑफिस का जाना है। कल से तो बर्डन और ज़्यादा हो जाएगा, आज ही सारे काम निपटे ख़त्म हो जाए। तलाल तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाम तक अम्मा को होश आ चुका था, मगर इनके लबों में फकत एक ही खामोशी, हर एक की सूरत देख रही थी। आज या तो अदन घर आ जाए या फिर मेरे आलम के घर के किसी बंदे को सुबह का सूरज नसीब ना होगा। अब्दुल्ला ने मैगजीन गोलियों से फुल करके जेब में रखा, आंखें सुरंगा रही थी। मुझे रोकेगा मत बाबा, अपनी इज्जत से बढ़कर मुझे कुछ भी अजीज नहीं। बाबा जान भी नहीं। नवाब आलम बिल्कुल साफ थे, वो तो सोच भी नहीं सकते थे भतीजा इतनी कमीनगी पर उतर आएगा। रुक जा अब्दुल्ला, वो दो कदम हटते ही अम्मा की आवाज़ पर इसकी आंखें बंद करी। जोश के बजाय होश से काम लो, मेरी बच्ची इसके पास है। अम्मा ठीक कह रही है भाई, हमें जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेनी चाहिए। फिर क्या करूँ मैं, तुम बताओ मुझे, ये जानते हुए भी कि मेरी बहन इस कमीने खबीस इंसान के पास है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे ये हाल जीने नहीं दे रहे कि मेरी बहन इतने दिनों से इसके पास है। मेरा दिल कर रहा है मैं खुद को गोली मार लूं। और आंसू छुपाने को सर झुका लिया। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके पास आ खड़ी हुई। मर्द रोया नहीं करते अब्दुल्ला, अपनी बेटी को मैंने अल्लाह के अमान में दे दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी जहांगीर इतनी जलील हरकत करेगा कि अपने खानदान की इज्जत का पास नहीं रखेगा। अगर वो इस हद तक जा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो मुझे इसके घर ले चलो, मैं एक एक बंदी की मेहनत करूंगी, परवीन के भी पाँव पकड़ लूंगी, इन्हें जो चाहिए होगा हम इन्हें दे देंगे। बस मुझे मेरी अदन चाहिए, इसे कहीं से ले आओ अब्दुल्ला, मैं इससे घर की एक एक फर्द के आगे हाथ जोड़ लूंगी और जो कहेंगी मैं मानूंगी। बस कहीं से मुझे मेरी बच्ची ला दो, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, मर जाऊंगी मैं। अपना रौबदार माँ को इस हालत में, अपनी रौबदार माँ हालत में देखकर अब्दुल्ला और हैदर दोनों की आंखें बरस पड़ी। नहीं अम्मा, आपके बेटे जिंदा है, मैं इन घटिया लोगों के आगे आपको झुकने नहीं दूंगा। अदन को तुम्हें वापस ला कर रहूंगा, ये वादा है मेरा। नहीं, तुम जहांगीर को कुछ नहीं कहोगे, वो हमारे की का बदला मेरी मासूम बच्ची से ले लेगा। तुम बस मुझे इसके घर चलो। अब्दुल्ला, मेरी अमीर आलम को फ़ोन करो, इसे कहो मुझसे आकर मिले अभी और उसी वक्त। बाबा ने ठंडे लहजे में अब्दुल्ला से कहा। इसने फ़ौरन बाप के हुक्म में तामील की। नवाब आलम उठकर मर्दाने की तरफ गया। आज पहली बार इन्हें मीर आलम के बेचैनी से इंतज़ार था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत तो है ना? अब्दुल्ला का फ़ोन आया था, फ़ौरन उठकर चला आया। सब ठीक तो है ना? आज से पहले कभी नवाब आलम का बुलावा गया तो सो, इसीलिए मेरे आलम हैरान थे। नवाब आलम ने तोलती नज़रों से तोलती बाई को देखा। क्या बात है भाईजान, अदन कहाँ है? अदन घर पर ही होगी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे आलम को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बच्चे नहीं हो तुम जो मेरी बात नहीं समझे। मुझे लगता था तुम सुधर चुके हो, मगर नहीं। सांप हमेशा सांप ही रहता है। अपने बेटे से कहो शाम से पहले मेरी बेटी को वापस पहुंचा दे, वरना तुम्हारा बेटा सुबह का सूरज नहीं देख लेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सामने ज़्यादा बोले बनने की ज़रूरत नहीं।
میرا یقین کریں مجھے کچھ علم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں ہے ادن؟ انہیں پہلی بار لگا تھا امیر عالم سچ بول رہا ہے، حالانکہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، پھر بھی سن لو، میری بیٹی ایک ماہ سے گھر سے غائب ہے اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کی کہ ادن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مینگی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہے، مگر تمہاری لا تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگی، ان کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گنگن ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جہانگیر اتنا نہیں گر سکتا، وہ یہی دو فکریں دہراتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارا بیٹا یہ چاند چڑھا ہے کیا میری بھتیجی کو اٹھوا لے گا؟ تم نے کیا سوچا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ بتا کہاں ہے وہ، کہاں چھپایا ہے اس نے میری بھتیجی کو؟ یہ نہ کہنا کہ تم جانتی نہیں ہو۔